हेलो बच्चों। तो बच्चों मैं उमेश सर आपके सामने आज जेई 2022 का फिजिक्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इससे पहले हमने टोटल 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं लास्ट 2 लेक्चर में, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन मैं आज करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखे पढ़िए इसको, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए क्या क्या गिवन है वो भी आप राइट करते चलिएगा तो ज्यादा सहूलियत होगी, ठीक है। तो ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, यानी आपको म्यू आर का वैल्यू गिवन है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का वैल्यू गिवन है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी एच का वैल्यू गिवन है, और आपसे पूछा है एट a point, what will be approximate magnitude of electric field intensity at that point। उसी पॉइंट पे आपको जिस पॉइंट पे H दिया है उसी पॉइंट पे E पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और आपको गिवन है म्यू नॉट का वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट c का वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उसका रेशियो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर होगा E by H equal to V। तो E बराबर हो गया आपको V हो जाएगा। अब V कैसे आएगा, तो V का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू H। अब म्यू का फॉर्मूला म्यू नॉट इनटू म्यू आर इनटू H, ठीक है। V आपको निकल जाएगा। अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होता है 1 by अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन के बराबर, and mu naught, mu is given by mu naught into mu r, epsilon is given by epsilon naught into epsilon r। तो इसमें 1 by under root mu naught epsilon naught ये हो जाएगा बच्चों स्पीड ऑफ लाइट यानी c के बराबर। तो c डिवाइड बाय बच जाएगा आपको अंडर रूट में mu r epsilon r। ये सभी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख लो, इसमें हमने v का वैल्यू पुट किया, ठीक है। और v का वैल्यू म्यू नॉट c अपॉन म्यू r एप्सिलॉन r हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारे वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। म्यू नॉट का वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई इनटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। म्यू r का वैल्यू आप पुट करेंगे 1.61 इनटू h का वैल्यू आप पुट करेंगे 4.5 इनटू 10⁻⁻²। स्पीड ऑफ लाइट होगा 3 इनटू 10⁸, ठीक है। और डिवाइड में अंडर रूट में हो जाएगा म्यू आर का वैल्यू, म्यू आर इज 1.61 इनटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको गिवन है 6.44। ये सारे कैलकुलेशन मैंने किया हूं, ठीक है। तो ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आता है आपको 8.4 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो 8.4 वोल्ट पर मीटर। तो 8.4 अब देख लो कौन सा है, ये है आपका 8.4 वोल्ट पर मीटर। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। तो आंसर विल बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिया है और बेसिकली ये बोर्स मॉडल जैसा है, ठीक है। तो इसमें रदरफोर्ड और थॉमसन के मॉडल के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी को आप देखो, A classical atom based on Rutherford is doomed to collapse। क्लासिकल मॉडल ये कहता है आपको कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व करेगा तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। यानी चूंकि इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास एक्सीलरेटेड चार्ज है। एक्सीलरेटेड चार्ज होने के कारण
वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन करेगा, जिससे एनर्जी हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा और एक समय आएगा जब वो न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज आपको ये 4 ऑप्शन में ढूंढना है। ये चारों ऑप्शन में आप ढूंढोगे तो ये ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा जो मैंने बताया, एक क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल इज डूम्ड टू कोलैप्स। ठीक है, तो कोलैप्स हो जाता है इसमें। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है तो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, इसके बाद हम अगली क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने हाजिर है। देखिए, ये क्वेश्चन में बोला गया है न्यूक्लियस ए इज हैविंग मास नंबर 220 एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी इसका दिया हुआ है। इट स्प्लिट, ये टूटता है आपको 2 फ्रेगमेंट में, बी एंड सी में, जिसका मास नंबर दिया गया है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन बी एंड सी भी दिया है, तो एनर्जी रिलीज आपको पूछा, तो मास डिफेक्ट का एक क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका कोई भी एटम ए है जिसका मास नंबर दिया है 220, ये टूटा है, आपको फ्यूजन हुआ है तो बी में और सी में। ठीक है, बी का मास नंबर कितना दिया है आपको 105 और सी का मास कितना दिया है 115। ठीक है, तो आप सबसे पहले निकाल लेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए। तो बाइंडिंग एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, इसका मास नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप इसका बाइंडिंग एनर्जी से। ठीक है, तो आपका मास नंबर 220 इंटू हो जाएगा 5.6। ठीक है, 220 इंटू 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी टाइप से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी न्यूक्लियॉन्स, तो इसका बी का कितना है 105, इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना दिया आपको 6.4। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी आप निकालेंगे, इसका मास नंबर क्या दिया है 115 इंटू 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी रिलीज आप कैसे निकालेंगे क्यू का वैल्यू। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियॉन्स है इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, इसके एनर्जी को, बाइंडिंग एनर्जी को, यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए, ये आपको करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी यहां से ये सफिक्स में मैं लिया था, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी, और ये हो गया माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए। ठीक है, तो इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो 105 और ये तो रहेगा 6.4, आप कॉमन ले लेंगे 105 प्लस 115 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6.4 माइनस आप करेंगे ये 220 इंटू 5.6। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये आता है 176। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 ये बेसिकली आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। तो कम्युनिकेशन आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए, कम्युनिकेशन में हमें जो मैसेज सिग्नल है जिसमें मैसेज लिखा होता है या मैसेज रहता है, उस सिग्नल को हमें काफी दूर भेजना होता है। एज फॉर एग्जांपल दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू अमेरिका भेजना होता है।
काफी डिस्टेंस भेजना होता है, तो उसके लिए हमें एक कैरियर सिग्नल की जरूरत पड़ता है जो उस मैसेज सिग्नल को कैरी करके ले जाए। ठीक है, तो उसने बोला है कि एक बेसबैंड सिग्नल यानी जिसमें मैसेज है उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3.5 मेगाहर्ट्ज इज मॉड्यूलेटेड। मॉड्यूलेटेड का मतलब कैरियर के साथ उसको मिक्सअप किया है विथ कैरियर सिग्नल, उसका फ्रीक्वेंसी दिया है 3.5 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, यूजिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बेसिकली तीन तरह का एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से इसको भेजा गया, व्हाट शुड बी मिनिमम साइज ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो हाँ क्या पूछ रहा है आपको, व्हाट शुड बी मिनिमम साइज, यानी आपसे हाइट पूछ रहा है कि एंटीना का हाइट क्या होगा। तो हाइट ऑफ एंटीना, हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड। ठीक है, एंटीना रिक्वायर्ड, इसका फॉर्मूला होता है h बराबर लैम्डा बाई 4। अब आपको लैम्डा निकालना होगा, तो f इंटू लैम्डा, यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी लेंगे, लैम्डा इजकल टू f इंटू लैम्डा बराबर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ से आप लैम्डा निकालेंगे, c बाई क्या होगा कैरियर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे पुट करेंगे h बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया c बाई 4, तो c बाई 4 fc हो जाएगा। आप यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, c का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। 4 कैरियर फ्रीक्वेंसी दिया गया है आपको 3.5, गीगा का मतलब हुआ 10⁻⁹, नहीं गीगा का मतलब हुआ 10⁻⁹। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे, तो ये आपको ये 3.5 है। ठीक है, तो इसको कट कुट करेंगे, पूरा कैलकुलेशन हमने किया इसका। ठीक है, तो ये आता है आपका 21.4 मिलीमीटर आएगा, चेक कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, आपको बेसिक ज्ञान यदि कम्युनिकेशन का है तो आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन हीट टॉपिक का है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कार्नोट इंजन के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो कार्नोट इंजन के ऊपर है, तो आपके दिमाग में ये एक फॉर्मूला इफिशियंसी का जाना चाहिए। ठीक है, कि इफिशियंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है टेम्परेचर ऑफ सोर्स माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक, टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है, यानी इसको हम T1 ले लें और इसको T2 ले लें डिवाइड में T1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है कार्नोट इंजन का। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन, ए कार्नोट इंजन हुज सिंक एट 27 डिग्री हैज इफिशियंसी, तो इनिशियली आपको कितना दिया है इफिशियंसी 25%। ठीक है, तो 1 माइनस T2 आप कितना लेंगे, कितने डिग्री पे दिया है 27 डिग्री, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा T ऑफ सिंक। ठीक है, T ऑफ सोर्स, TH इसको हम ले लेंगे। ठीक है, और 25% है तो 25/100, यानी ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, यहाँ से आप TH निकालेंगे 300/TH, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा, 3 से आप काट दो 100। ठीक है, तो TH हो जाएगा आपका 400 केल्विन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन से ये आ गया आपका 400 केल्विन। फाइनली आपको बोला गया है
कि बाय हाउ मेनी डिग्री शुड टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी चेंज, सोर्स का आपका टेम्परेचर चेंज कितना कीजिएगा कि इफिशियंसी 100% हो। तो एफिशिएंसी चेंज टू इंक्रीज इफिशियंसी 100%, तो फाइनली आपको लेना पड़ेगा इफिशियंसी इसके लिए 50% लेना पड़ेगा। तो अब फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 माइनस अब टेम्परेचर ऊपर का तो वही रहेगा, सिंक का तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। एक कार्नोट इंजन हुज हीट सिंक 27 डिग्री, ये तो 300 रहेगा। अब यहाँ पे हम TH डैश बोल देंगे, 50% का मतलब हुआ 50/100, यानी ये हो जाएगा 1/2, 2 से कट गया, तो 300/TH डैश, ये इधर गया प्लस, ये इधर आया, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। TH डैश आपको आ जाएगा 600 केल्विन। तो टेम्परेचर आपको कितना से चेंज हुआ, टेम्परेचर, ठीक है, बाय हाउ मेनी डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी चेंज, तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी ये हो जाएगा आपका TH डैश यानी 600 केल्विन माइनस 400 केल्विन, ये आंसर आ जाएगा बच्चों 200 केल्विन, ठीक है। तो ये ऑप्शन यानी इंक्रीज बाय क्या बोलेंगे हम 200 केल्विन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये कार्नोट इंजन के ऊपर ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 ये कैपेसिटर का है और कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बाय 2 प्लेट्स, ठीक है। ईच ऑफ एरिया आपको दे दिया गया है, ठीक, एरिया दे दिया गया है, सेपरेटेड बाय 1 मिलीमीटर, ये डी भी दिया है, ठीक है। ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका दिया गया इतना, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, इज फील्ड बिटवीन प्लेट्स इफ मैक्सिमम चार्ज दैट कैन स्टोर ऑन कैपेसिटर विदाउट कॉजिंग एनी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इतना चार्ज इस पे दिया जाता है, इस चार्ज पे इस डाइलेक्ट्रिक में कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू पूछा है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जब हम डाइलेक्ट्रिक में डालते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है सिग्मा बाई, इसका घट जाता है इसमें सिग्मा बाई के एप्सिलॉन हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज आपको दिया है, यहाँ पे आप रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, चार्ज बाई के टाइम ए एप्सिलॉन नॉट, आपको के निकालना है तो क्यू बाई क्या हो जाएगा, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसमें सारा वैल्यू आपको दिया गया है, चार्ज का वैल्यू देख लो, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो के का वैल्यू निकल के आ जाएगा। चार्ज दिया गया है 7 × 10⁻⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है 3.6 × 10⁻⁷ दिया गया है, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ प्लेट भी दिया गया है आपको, ठीक है। तो एरिया ऑफ प्लेट कितना दिया है 30 पाई, तो 30 पाई आप रखेंगे एरिया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 × 10⁻12 रख सकते, ठीक है, या फिर ये रख सकते कि 1/36 पाई × 10⁻⁻9, इसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन मैं किया हूं, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा 2.33 आ जाएगा, आप सॉल्व करके देखना 2.33, ठीक है। तो इस टाइप से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। तो बच्चों आज का कोटा हमारा पूरा हो गया। एक लेक्चर में हम 6 क्वेश्चन करते हैं, तो 12 के बाद हमने 6 क्वेश्चन 18 तक कर दिए। हम इसके आगे का क्वेश्चन अगली क्लास में लेके आएंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव ए नाइस डे। चैनल्स को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज क्लास यही रोकते हैं, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।